एवरीवन, मैं आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ 9th क्लास का चैप्टर 1 का पार्ट 2। इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंड अस। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। क्या हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पानी का, वाटर का। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सबने नॉर्मली इसको देखा है, इसकी तीनों फॉर्म्स को देखा है, तो लोगों के लिए, बच्चों के लिए इसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। पानी को हमने तीनों अवस्थाओं में देखा है। ठोस में बर्फ होता है, द्रव में वो पानी होता है और गैसीय फॉर्म में वो वाष्प होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। वो दो तरीके कौन से हैं? पहला है तापमान में परिवर्तन द्वारा और दूसरा है ताप में परिवर्तन द्वारा। अगर इन दोनों में, तापमान में और दाब में, हम परिवर्तन लाते हैं तो पदार्थ की अवस्था भी बदल जाती है। इधर मैंने एक पिक्चर में शो किया हुआ है, आप देख रहे हैं। पहले मैंने आइस दिखाई हुई है, इसमें आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म, फिर वाटर लिक्विड फॉर्म, फिर स्टीम देख रहे हैं, वेपर्स की गैस फॉर्म। इस तरीके से मैंने आपको तीनों फॉर्म पानी की दिखा रखी है। अब हम पढ़ते हैं तापमान में परिवर्तन के बारे में कि तापमान में परिवर्तन करने से क्या क्या होता है। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में मैंने शो किया हुआ है, एक बीकर है, उसके अंदर एक बर्फ डली हुई है। कुछ बर्फ जो है पिघलना शुरू हो रही है और इस दौरान हमने तापमान नाप कर दिखाया हुआ है थर्मामीटर से, और उसमें तापमान आ रहा है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के बारे में भी जानेंगे। इसके लिए पहले पढ़ते हैं हम गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है गलनांक। इसमें एक शब्द आ रहा है गलना। गलती क्या चीज है? ठोस। ठोस गलेगी और किस अवस्था में आ जाती है? द्रव। तो इसी चीज को अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि ऐसा कोई भी तापमान, जिस तापमान पर कोई भी ठोस पिघलना शुरू हो जाता है और पिघलकर क्या बनने लगता है? द्रव बनने लगता है, उस तापमान को हम कहेंगे कि यह उसका गलनांक है। हर एक ठोस वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है, लेकिन सुविधा के लिए हम इसे 273 केल्विन मानते हैं। और 273 केल्विन पर कितने डिग्री होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को हम याद रखेंगे कि 273 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, तो उसका जवाब होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। जब बर्फ पिघलती है, लगातार ऊष्मा प्रदान करने पर भी उसका तापमान नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जब कोई बर्फ पिघलती है तो क्या उसका तापमान बढ़ता है? बच्चे इसका अक्सर उत्तर देकर आते हैं हाँ बढ़ता है, लेकिन इसका उत्तर है नहीं। आपको इसके उत्तर में, इसके आंसर में लिखना है नहीं। जब बर्फ पिघलती है उस टाइम पे उसका तापमान नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर एक ऊष्मा है जिसे हम कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, वो उस तापमान को बढ़ने नहीं देती। अब आप कहेंगे कि मैम कि संगलन की गुप्त ऊष्मा होता क्या है, तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में।
संगलन की गुप्त ऊष्मा, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए ऊष्मा दी जाती है तब उसका तापमान नहीं बढ़ता, क्योंकि वह ऊष्मा ठोस की अवस्था बदलने में काम आती है। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, जब किसी ठोस को द्रव में बदल रहे होते हैं उस टाइम पे जब उसे ऊष्मा जो दे रहे होते हैं वो उसका तापमान बढ़ाने का काम नहीं कर रही होती, उस टाइम पे वो काम कर रही होती है उसका अवस्था बदलने के लिए। और एक ही तापमान है तो कहते हैं ना कि एक बंदा एक बार में दो काम नहीं कर सकता। आप ऐसे ही से कुछ अपने मन में मान लीजिए कि तापमान है, वो एक बार में एक ही काम कर रहा है, तो उसे एक बार में एक काम करना है तो वो क्या कर रहा है, अवस्था बदल रहा है पदार्थ की। वो अभी तापमान नहीं बढ़ाएगा। तापमान कब बढ़ाएगा? तापमान तब बढ़ाएगा जब पूरे पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, यानी कि जब बर्फ पूरी पिघलकर पानी बन जाती है, उसके बाद वो जो ऊष्मा है जो हम इसे दे रहे थे वो उसका तापमान बढ़ाने का काम शुरू करती है ना। इंटरेस्टिंग बात। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछ लेते हैं अक्सर, और ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आ जाता है। अब हम इसे संगलन की गुप्त ऊष्मा क्यों कहते हैं? गुप्त इसमें नाम क्यों डाला है, गुप्त इसमें वर्ड क्यों डाला है? क्योंकि जब बीकर में हम देखते हैं कि हमारी बर्फ पिघल रही है, लेकिन जब हम ऊष्मा दे रहे हैं उससे इसका तापमान तो बढ़ नहीं रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि तापमान कहीं पे जाके छुप गया है। तो उसी से जुड़ा हुआ शब्द एक डालकर हमने इसमें लिख दिया है संगलन की गुप्त ऊष्मा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आता है। पहले आपको एक पॉइंट पढ़कर सुना देती हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ से ज्यादा ऊर्जा 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में होती है। इस पॉइंट को मैं अभी समझाऊंगी। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल सुन लीजिए जो एग्जाम में आता है। सवाल क्या है? अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे द्रव है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास ठोस है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जल है, तो बताइए दोनों में से किसके अणुओं में ऊर्जा ज्यादा होगी? तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा ज्यादा होगी पानी में। देखो दोनों का तापमान समान है, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? 0 डिग्री सेल्सियस के पानी पर। क्यों? इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि पानी के अंदर जो अणु है वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके बीच में थोड़ा रिक्त स्थान होता है। जब रिक्त स्थान होता है तो उन्हें घूमने फिरने की थोड़ी जगह मिल जाती है, जब जगह मिल जाती है तो वो उधर उधर घूमते हैं और इसीलिए उनके अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को ये टॉपिक। अब पढ़ते हैं क्वथनांक के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्या उबलता है? कोई भी द्रव। हम मान लेते हैं क्योंकि हमने अक्सर देखा है, मैंने इस पिक्चर में शो किया हुआ है। मान लीजिए पानी उबल रहा है। अब इससे जुड़ी हुई बातें जरा हम समझेंगे। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब उबलना। क्या उबलता है? द्रव उबलता है, और उबलकर किस फॉर्म में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। इसी चीज को अपने माइंड में फिट रखेंगे कि जब भी वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जो हम देते हैं एक द्रव को, जिस पर आकर वो द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जल का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस में कितना तापमान है तो आप कैसे बताएंगे? मैंने इससे पिछले स्लाइड में आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है, हमें ये याद रखना है।
0 डिग्री सेल्सियस में होते हैं 273 केल्विन। क्योंकि अगर हमें वो पता होगा तभी हम ये चीजें आगे की निकाल पाएंगे। अब देखिए हमें बताना है 373 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं। इसका मतलब 373 में से अगर हम 273 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर में आता है 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तब वहां पर वो उबलना शुरू हो जाता है, वो उसका क्वथनांक बन जाता है और उबलकर वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अब इसमें काम करती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वायुमंडलीय दाब पर द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बिल्कुल पिछले वाले टॉपिक की तरह है ये कि द्रव को गैस में बदलने के लिए हमें जितनी ऊष्मा चाहिए होती है उसी को हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे वाले टॉपिक में थी। जब हम किसी पानी को उबालते हैं और 100 डिग्री तापमान वो अचीव कर लेता है तब वो गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। उसमें से आप देखेंगे वेपर्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब आप इसके बाद पानी को कितना भी उबालते रहिए उसका तापमान 100 के ऊपर नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उस टाइम पे अब हम जिसको हीट दे रहे हैं वो हीट उस पानी के बीच के जो कण हैं उन कणों के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, बंध हैं, उनको तोड़ने में काम आ रही है और उनको तोड़कर उस द्रव को गैस फॉर्म में परिवर्तित करने में काम आ रही है। तो वही कॉन्सेप्ट है पिछले वाला ही, कितनी भी हम उसमें हीट देते रहे पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उसके कणों के बीच में आकर्षण बल को तोड़ने में लगी रहती है। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों से ज्यादा ऊर्जा होती है। जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है इसे ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बच्चों बताइए, अगर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है जो उबल रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास उसकी वाष्प है, तो बताइए दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो आप क्या कहेंगे? आपको जवाब देना है गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी गैस की, गैस के अणुओं की। क्यों? क्योंकि गैस के अणुओं में द्रव से भी ज्यादा रिक्त स्थान होता है। तो जिसके पास जितना ज्यादा रिक्त स्थान होगा वो उतना ही ज्यादा इधर उधर उसे घूमने की जगह मिल जाती है और उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी गैस की। अब पढ़ते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के बारे में। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक बाउल है, उस बाउल में से कुछ धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें क्या डाला है अभी आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने ऊपर पिक्चर में शो किया हुआ है, मैंने बनाया है द्रव एक ओवल शेप के अंदर, फिर नीचे एक ओवल शेप में बनाया है ठोस और एक और ओवल शेप के बीच में मैंने लिखा है गैस। अच्छा, अब देखिए जो एरो है वो ठोस से बस गैस की ओर जा रहा है, जो एरो है वो ठोस से गैस की ओर जा रहा है बस, बाकी द्रव की ओर से दोनों रास्ते उसके बंद हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ऊर्ध्वपातन में, सब्लिमेशन में जो हमारी अवस्था है पदार्थ की वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है बिना द्रव में पहुंचे या बिना द्रव में बदले। इसमें जो ठोस है वो द्रव में नहीं बदलता है बल्कि डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और इसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में
ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तब इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा आपको। इसका उदाहरण जरूर पूछ लेते हैं। इसका उदाहरण है कपूर या अमोनियम क्लोराइड। और ये जो आपको दिखा रखा है बाउल के अंदर, ये भी एक ऐसा ठोस पदार्थ है। इसको जब हमने इसका तापमान बढ़ाया तो तापमान बढ़ने से सीधा इसको ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। और जब हम इस गैस को ठंडा करेंगे तो डायरेक्टली जो है ये ठोस अवस्था में वापस आ जाएगा, लेकिन द्रव अवस्था की इसमें कहीं पे कोई एंट्री नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ जाता है, तो ये बहुत ही ध्यान से आपको इसकी तैयारी करनी है, इससे पढ़ना है। इसके आगे के टॉपिक लेकर मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगले वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।